स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड बायोसिंथेसिस। थायराइड ग्लैंड चेस्ट के पास स्थित होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर हाईआइड बोन्स, इसके जस्ट ऊपर हाईआइड बोन्स आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जस्ट लैरिंग्स के पास ये स्थित होता है। ये जो है सुपरियोर थायराइड आर्टरीज एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, ये जो दो वेसल्स हैं, ये वेसल्स आर्टरीज ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। जस्ट नीचे ट्रैकिया पाया जाता है, जस्ट नीचे ट्रैकिया के लंग्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड इस्थमस वाले पार्ट में स्थित होता है। ये इस्थमस वाला पार्ट थायराइड के दोनों लोब को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इस थायराइड ग्लैंड को और अगर डिटेल में देखें, एक पार्ट को अगर बड़ा करके डिटेल में देखें तो ऐसे दानेदार राउंडेड मोतियों की माला के समान स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसके बीच बीच में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। आउटर रीजन को फोलिकल सेल कहते हैं, जबकि बीच वाले रीजन को कोलाइड वाला रीजन कहा जाता है। 20 से 40 इस प्रकार फॉलिकल सेल्स एक जो राउंडेड घेरा दिख रहे हैं कोलाइडल सेल में पाए जाते हैं। इसी कोलाइडल सेल से प्रोड्यूस होता है थायराइड हार्मोन्स। ये थायराइड हार्मोन्स ही थायरॉक्सिन यानी कि T4 और T3 का निर्माण करते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस थायराइड ग्लैंड पर अगर कंट्रोल कहाँ से होता है तो इसको स्टिमुलेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट के द्वारा इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्थित रहता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, ये थायराइड ग्लैंड में ब्लड फ्लो के माध्यम से पहुंचता है और T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट कर दिया जाता है। और ये T3 और T4 हार्मोन फिर टारगेट सेल में जाकर अपना एक्टिविटी शो करता है। कभी कभी T3 और T4 हार्मोन जो है निगेटिव फीडबैक भी क्रिएट करता है। इस थायराइड ग्लैंड के ऊपरी सिरे में अगर देखें तो GTP से GDP में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये CMP पाथवे में पहुंच जाते हैं। अगर इस एक लोब को, अगर थायराइड ग्लैंड के एक लोब को और डिटेल में अगर देखें, जो थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं, तो बीच में कोलाइडल सेल और किनारे किनारे में फोलिकल सेल पाए जाते हैं। फोलिकल सेल्स को अगर बड़ा करके देखें तो कुछ ऐसे डब्बे नुमा दानेदार स्ट्रक्चर हमको दिखाई देंगे जो फोलिकल्स होते हैं। अंदर में कोलाइड वाला रीजन आप लोग देख पा रहे हो। ऊपर रीजन पर ब्लड फ्लो के लिए पाए जाते हैं, ब्लड नलिकाएँ पाए जाते हैं। इस ब्लड नलिका में पोटेशियम, सोडियम, आयोडाइड इत्यादि आयन भरे होते हैं। अगर फोलिकल रीजन पर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इस फॉलिकल वाले रीजन में, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद में गोल्गी बॉडी में बदल जाता है। ये गोल्गी बॉडी फिर बाद में अगर देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बाद में देखें तो गोल्गी बॉडी से फिर थायरोग्लोबुलिन में बदल जाता है। ये थायरोग्लोबुलिन बाद में अगर देखें तो ये टायरोसिन मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। अगर ब्लड स्ट्रीम से अगर देखें तो ब्लड स्ट्रीम से सोडियम और आयोडाइड आयन का आना लगातार लगा रहता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन का भी आना लगा रहता है। कुछ सोडियम आयन सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से ब्लड फ्लो में वापस शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ये आयोडाइड आयन हमारे लिए काम का होता है, क्योंकि अपने को आयोडीन हार्मोन, जो आयोडीन से संबंधित हार्मोन बनाना है, तो आयोडीन में
चेंज हो जाता है और ये आयोडाइड जो है आयोडीन में चेंज होने की क्रिया जो है पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में H2H2 में कन्वर्ट करके फिर ये आयोडीन में चेंज हो जाते हैं और ये आयोडीन अब टायरोसिन मॉलिक्यूल से जुड़ सकते हैं। टायरोसिन का फार्मूला आप लोग देख पा रहे हो, बेंजीन है और उस साथ में उसको एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस आयोडीन मॉलिक्यूल से अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है एक आयोडीन मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है तो MIT यानी कि मोनो आयोडोथायरीन, दो आयोडीन मॉलिक्यूल अगर इस टायरोसिन मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो डाई आयोडोटायरोसिन यानी कि DIT। इसी प्रकार 3 आयोडीन मिल जाते हैं तो TIT और 4 जुड़ जाते हैं तो टेट्रा हो जाएगा। तो 2 DIT आपस में मिलकर टेट्रा बनाएंगे और एक DIT और एक MIT जोड़कर TIT का निर्माण करेंगे। T3 ज़्यादा एक्टिव होते हैं T4 की तुलना में। तो इस प्रकार अगर देखें तो T3 हार्मोन जो है पिनोसाइटोसिस मेथड से फिर से इन फॉलिकल सेल्स के अंदर आ जा रहे हैं। तो पिनोसाइटोसिस एक लिक्विड एंट्रेंस प्रोसेस होता है, तो इस एंट्रेंस प्रोसेस के ज़रिए ये वापस कोलाइडल वाले रीजन से फॉलिकुलर रीजन में आ जाते हैं। वहाँ फिर ये T3 T4 में बदल जाते हैं और यहीं ये फॉलिकल वाले रीजन में अगर देखें तो अब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने का कोशिश करेंगे और ये T4 ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। अब ये ब्लड स्ट्रीम में जैसे एंटर किए, ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आगे ब्लड स्ट्रीम में किसी टारगेट सेल में पहुंचेंगे। अब जैसे ही ये किसी टारगेट सेल में पहुंचेंगे, ये अब उस टारगेट सेल के न्यूक्लियस में भी पहुंच जाएंगे। तो आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये T4 हार्मोन और ये T3 हार्मोन्स किसी टारगेट सेल में पहुंच गए हैं। अब इस टारगेट सेल में अपना एक्टिविटी शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? तो न्यूक्लियस में ये शो करेंगे। न्यूक्लियस आप लोग देख पा रहे हो। तो इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA, RNA इत्यादि। अब यहाँ थायराइड हार्मोन पहुँच जाते हैं और अपना प्रतिक्रिया शो कैसे करते हैं? तो जीन एक्सप्रेशन, तो जीन ट्रांसपोर्टेशन या फिर कहना चाहिए जीन एक्सप्रेशन के माध्यम से mRNA में ट्रांसपोर्ट होता है। mRNA से फिर नए प्रोटीन का निर्माण होता है और ये नए प्रोटीन फिर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि प्रमुख T3 और T4 हार्मोन का कार्य है। अगर T3 और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ता है तो ग्रोथ भी बढ़ेगा, शरीर का ग्रोथ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है, कार्डियोवास्कुलर रेट भी बढ़ता है। इसके अलावा अगर देखें तो और कुछ हार्मोन इत्यादि की संश्लेषण बढ़ता है। कार्डियोवास्कुलर रेट के अंतर्गत देखें तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म में अगर देखें तो ऑक्सीजन खपत की दर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की दर बढ़ जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर लिपोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, BMR इत्यादि की दर बढ़ जाता है। थैंक यू।